बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाले क्लिप में हमने रिकॉर्ड किया है कि स्नैक बाइट को हम आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल कैसे मैनेज करेंगे, स्नैक बाइट विक्टिम को, और हॉस्पिटल में जब वो पहुंच जाए तो उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी मैनेजमेंट की। तो अब हमारे पास पेशेंट जो है वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल। हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला जो है या इमरजेंसी फिजिशियन जो है वो अब मौजूद होंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने पेशेंट को आपने फर्स्ट जो है हिस्ट्री लेनी है जो पेशेंट के साथ है उससे। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उससे भी आप ले सकते हैं हिस्ट्री के बाद आपने जो है एबीसी को फॉलो करना है। आयुर्वेद ब्रीथिंग सर्कुलेशन आपने देखा है आयुर्वेद कैसी है, क्योंकि स्नैक बाइट में रेस्पिरेटरी फेलर भी हो सकता है और उसमें जो है सर्कुलेशन में उसमें कागुलोपैथीज होते हैं, ब्लीडिंग होता है। ये सब चीज जो है इनको हमने मैनेज करना होता है। फिर स्नैक बाइट में हमारे पास हिमोलाइसिस दो इफेक्ट होते हैं। इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीनोम जो है हमारे पास, वीनोम ये बॉडी में एंटर करके कैपिलरीज रप्चर करते हैं, कैपिलरीज रप्चर करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डीआईसी होगा, डिसमिनेटेड वेस्कुलर कोगुलेशन होगा। वह उसकी जो छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे। इस क्लॉट्स को खत्म करने के लिए फिर क्या होगा, फाइब्रोलाइसिस होगा। और ये वीनोम जो है ये टॉक्सिन जब कैपिलरीज के साथ अटैच होंगे तो कैपिलरीज डैमेज होंगे। कैपिलरीज डैमेज होंगे तो हमारे पास क्या होगा, डीआईसी होगा। ये जब रेड ब्लड सेल से के साथ अटैच होंगे आरबीसीएस, तो वहां पे हमारे पास फिर इम्यून सिस्टम के जरिए हेमोलाइसिस होगा, क्योंकि टॉक्सिक रेड ब्लड सेल जो है फिर वो क्या होते हैं, हीमोलाइज्ड होते हैं, हीमोलाइसिस होगा। सही है। दूसरी बात, इसमें जो एंजाइम्स है और प्रोटीन्स है ये नर्वस सिस्टम में इनहिबिट करते हैं सिग्नल्स को, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, पैरालाइसिस। क्या होगा, पैरालाइसिस। हमारे पास जो है मोटर न्यूरॉन जब इससे मुतासिर होंगे when affected, फिर हमारे पास क्या होगा, मोटर पैरालिसिस। और वो उसमें सबसे मेन जो पैरालाइज है वो होगा किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। सही है। मरीज अगर सांप ने डसा हुआ है तो उसमें हमारे पास क्या साइंस होते हैं, वो तो कैपिलरी पे अटैच होगी, कैपिलरी को रप्चर कर देते हैं। वहां से क्या होगी, डीआईसी और ये दोनों जो है ये तो लेटर स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास जो है ये फिर ये क्या काज करेगा, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के बाद हिमोलाइसिस जब होगा तो हिमोलाइसिस, सिवियर हिमोलाइसिस की वजह से हमारे पास क्या काज होगा, एनीमिया। सही है। अब जब एनीमिया काज हो जाए, हिमोलाइसिस काज हो जाए, दूसरी बात ये है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब ये हमारे पास मसल में जाए और मसल में रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, वहाँ जो टॉक्सिसिटी और वहाँ पे जो है
मस्कुलर टॉक्सिसिटी का हो जाए तो हमारे पास जो है मसल रप्चर होना शुरू होते हैं, मसल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं, मसल डिस्ट्रॉय होते हैं। इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगा ब्लड में, मायोग्लोबिन। रेब्डोमायोलोसिस इसको कहते हैं। साइटोटॉक्सिक जो हमारे पास विनोम होते हैं वो मसल डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये हमारे पास एक कंडीशन काज करते हैं, इसको कहते हैं रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस जो हमारे पास कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास मसल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और इसकी जो है मसल डिस्ट्रोफी का होती है। हमारे पास उसकी नतीजे में मायोग्लोबिन ब्लड में रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिनीमिया। आमतौर पर भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा मकदार में। जब ये सीवियर मकदार में मौजूद हो जाए, मायोग्लोबिनीमिया काज हो जाए बहुत ह्यूज मकदार में, और हमारे पास फिर उसके साथ जो है हीमोलाइसिस की थ्रू जो है एनीमिया काज होता है, और इससे हमारे पास क्या रिलीज होंगे, जब हेमोग्लोबिन की लाइसिस होती है रेड ब्लड सेल में, तो हमारे पास बिली रूबिन जो है वो रिलीज होता है, और हेमोग्लोबिन हीम की डिस्ट्रक्शन होती है, और ग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन ये बिलिरुबिनीमिया में कन्वर्ट होगा। और ये बिलिरुबिनीमिया और ये मायोग्लोबिनीमिया, ये दोनों जो है जब ब्लड में काफी मिकदार में जमा हो जाए तो हमारे पास किडनी पे बहुत ज्यादा जो है असर पड़ेगा इसके, और हमारे पास ये दोनों कंडीशन जा सकते हैं ARF में, एक्यूट रीनल फेलर में। तो हमारे पास पेशेंट को क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलर भी हो सकता है। दूसरी बात ये, जब ये विनोम नर्वस सिस्टम में चले जाए तो हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी में जो हमारे पास होते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी में हमारे पास एक तो होगा ब्लड विजन, signaling disturbance and the optic chiasma, डिप्लूपिया, डिप्लूपिया जो हमारे पास दो कंडीशंस की वजह से विकास होगी। एक तो हमारे पास जो मसल्स होते हैं यहाँ पे आइस में, वहां पे भी ये मसल डिस्ट्रक्शन, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, ट्राइजेमिनल नर्व हो गया, अकुलमोटर हो गया, फेशियल नर्व हो गया, इसकी डैमेजिंग की वजह से भी हमारे पास जो है बहुत से सिम्टम्स सामने आते हैं। डिप्लूपिया भी आ जाता है, फेशियल पैरालिसिस भी आ जाता है, और उसके बाद जो है हमारे पास कंफ्यूजन भी आ सकता है, सही है। न्यूरोटॉक्सिक शॉक भी हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से तो विनोम हमारे पास ही कंडीशन काज कर सके, कैपिलरी रप्चर करते हैं, ब्लीडिंग उनसे काज होती है, दूसरी कागुलोपैथी होती है, उसकी वजह से वो बहुत सी कैपिलरी जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। DIC इसको कहते हैं कि ब्लड में जो है ये क्लॉट्स बन जाते हैं। ये क्लॉट्स जब कैपिलरीज में चले जाते हैं तो ये कैपिलरीज की जो वेस्कुलेचर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब इसमें ब्लड आएगा और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी और ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, तो फिर ये रप्चर हो जाते हैं, और इसकी रप्चर होने की वजह से जो है वो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। हमारे पास ये कंडीशन हो सकते हैं।
अब मरीज को ब्लीडिंग उसकी मेन जो है वो काजेज विनोम है। तो हमारे पास इसके सिम्टम जो है एक होगा हेमाटेमेसिस भी हो सकता है ब्लीडिंग की सूरत में। अगर इंट्रा इंटेस्टाइनल हेमरेज होता है हो जाए तो हेमाटेमेसिस काज हो सकता है। जब मरीज उल्टियां करेगा तो उसमें क्या होगा, ब्लीड होगा। दूसरी बात ये है गम्स, उसके जो गम्स होते हैं उनसे क्या होंगे, ब्लीडिंग जारी होगा। गम से क्या होगा, ब्लीडिंग। हेमेटोचीजिया भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज, इंटरनल ऑर्गन हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन में, लंग्स में इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। स्टूल में भी हमारे पास, यूरिन में भी हमारे पास ब्लीडिंग हो सकता है। हेमोचूरिया भी हो सकता है। ये इसके साइंस है जो मरीज में होंगे। ब्लड इन स्टूल भी हो सकता है। सही है। हमारे पास ये कंडीशन काज हो सकते हैं स्नेक विनोम्स के जरिए। अब इन कंडीशन को प्रिवेंट करना और इन कंडीशन जो काज हो गए उसकी मैनेजमेंट करना, ये अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब हमारे साथ रहिए।